हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। तो आज क्लास 11th का जो थर्ड चैप्टर कर रहे हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके कुछ और प्रिंसिपल्स आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल मैं बताने जा रहा हूँ कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब ये होता क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एक फर्म है मोहनलाल एंड सन्स, अब ये जो है एक सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर है। सोल ट्रेडर तो आप जानते ही हो कि जो सिंगल ओनर होता है ना। अब ये सोल ट्रेडर जो है ये अपनी कुछ फिक्स एसेट्स परचेज करता है। फिक्स एसेट के बिना वो अपना बिजनेस कैसे चलाएगा। अब बेटा, जब इन्होंने फिक्स्ड एसेट परचेज की तो ऑब्वियसली इसकी रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करनी होगी। लिखना पड़ेगा ना कि हमारे पास कितने की फिक्स एसेट है। फॉर एग्जांपल, फिक्स एसेट में भी इन्होंने ले ली लैंड, और या लैंड की बजाय मैं लिखूं प्लांट या फर्नीचर, ये सब फिक्स एसेट्स होते हैं, है ना। अब मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल 2010 को जो बिजनेस शुरू किया, यहाँ पर मैंने जो है ये प्लांट यूज़ करना शुरू कर दिया। अब ये साल ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2011, है ना। अब यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ये साल ख़त्म हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको ये बोलती हैं कि जो भी एसेट परचेज की जाएंगी, जो भी फिक्स एसेट परचेज की जाएंगी, आप अपनी बुक्स में उसी वैल्यू पे दिखाएंगे जिस वैल्यू पे वो दिखाई थी, परचेज की थी, है ना। उसमें से आप एक चीज़ माइनस कर दीजिए, डेप्रिसिएशन। अब मुझे ये बताइए, यहाँ से आपने प्लांट यूज़ किया, करना शुरू किया, क्या 31 मार्च तक उसकी वैल्यू सेम रहेगी। उसमें से एक चीज़ डिडक्ट हो जाएगी ना, डेप्रिसिएशन। यानी कि इस प्लांट को 1 साल तक यूज़ करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आई उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो अब जिस प्राइस पे आपने ये परचेज की थी ना, उसी प्राइस पे हम दिखाएंगे। बस हमें क्या होगा, जो आपकी बैलेंस शीट होगी, जो यहाँ पर एसेट साइड होगी बैलेंस शीट की, यहाँ पर आप लिखेंगे प्लांट आपने परचेज किया था फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीज़ का, और 10% की डेप्रिसिएशन की रेट है। यानी कि 1 साल जब आप यूज़ करते हैं पर एनम, 10% पर एनम का मतलब है 1 साल के अंदर जब आप उसे यूज़ करेंगे तो उसकी 10% वैल्यू कम हो जाती है। तो 5 लाख का 10% क्या हो जाएगा, 50,000 लेस डेप्रिसिएशन 50,000, यानी कि कितनी वैल्यू रह गई, 4,50,000। अब अगले साल जब इसको फिर यूज़ करेंगे 1 साल के बाद, इसमें से फिर मैं वैल्यू क्या दिखाऊंगा, अब प्लांट की वैल्यू 4,50,000 आ गई ना, है ना, क्योंकि ये 1 साल के बाद मेरी प्लांट की बची हुई वैल्यू है। अब ऐसी ही वैल्यू पे मुझे अपनी एसेट्स रिकॉर्ड करनी है। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बताता है। चाहे अब मेरी बुक में तो वैल्यू कितनी शो हो रही है, 4,50,000, यानी कि मैंने 5 लाख का खरीदा था, 1 साल यूज़ करके 50,000 की वैल्यू कम हो गई। अब उसकी वैल्यू कितनी है 1 साल के बाद, 4,50,000, 4,50,000। चाहे बाज़ार में इसकी कीमत हो 9 लाख रुपीज़, चाहे हो 3 लाख रुपीज़, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे कौन सी वैल्यू पे दिखाना है, जिस वैल्यू पे मैंने परचेज किया था, बस उसमें से जो मेरा डेप्रिसिएशन लग गया वो माइनस करके मैं उस वैल्यू पे अपने एसेट्स को अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में, अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। आपको बात समझ आ गई होगी। ये था हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एन एसेट इज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट, जो उसे एक्वायर करने के लिए प्राइस दिया गया है, जैसे मैंने 5 लाख अभी लिखा था। एंड द कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट, और आगे वाले आने वाले जितने भी साल हैं या जो भी ट्रीटमेंट करोगे उसकी कॉस्ट ही जो है आपके लिए उसका बेस बन जाएगी, उसका आधार बन जाएगी उसके ट्रीटमेंट का। एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट परचेज बट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड इन द वैल्यू ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, है ना। जैसे जैसे मैं 1 साल यूज़ करूँगा डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, फिर अगले साल 1 साल यूज़ करके उसका डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, फिर अगले साल, इस तरह से सिस्टमेटिकली कंटिन्यूसली डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होती रहेगी, माइनस होती रहेगी। ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स में चेंज
भैया जैसे बाजार में उसकी कीमत ज़्यादा या कम हो सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पज इट कंटिन्यूज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट इट्स बुक वैल्यू द कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, एट विच द एसेट was purchased minus depreciation provided up to the date. For example, an asset is purchased for rupees 5 lakh, and if at the time of preparing the final accounts even the market value is say 4 lakh or 7 lakh, yet the asset shall be recorded at its purchase price is 5 lakh rupees. समझ आ गई? जिस प्राइस में हमें परचेज किया है हम उसी प्राइस को लेके चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन उसकी एडजस्टमेंट करके हम अपनी बुक्स में उसे दिखाते रहेंगे। बाजार में चाहे उसकी वैल्यू ज़्यादा है चाहे कम है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कोस्ट कॉन्सेप्ट ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिविटी का मैंने आपको मतलब बता चुका हूँ। दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस और जजमेंट। इसके अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको अपनी बैलेंस शीट अच्छी दिखाने के लिए बाजार में तो आज 15 लाख होगी, मैं जल्दी चेंज करके आपको 15 लाख वैल्यू दिखा दूँ, नहीं, है ना। आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ना उन पे विश्वास किया वो इस लायक होने चाहिए कि यू कैन बिलीव ऑन दैट इट सीम्स एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ओके, तो ये था हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट भैया आजकल बच्चे बड़े कपड़ों की मैचिंग करते हैं, है ना, कपड़ों के साथ शूज़ की मैचिंग करते हैं, फिर बालों की मैचिंग करते हैं। अब यहाँ पर भी हम मैचिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लीजिए। जैसे बेटा मैं वही एक फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 अप्रैल 2010 to 31 मार्च 2011, ये एक फाइनेंशियल ईयर बन गया, है ना। अब आप इस साल के दौरान बहुत सारी क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस करेंगे, है ना। जैसे ट्रांजैक्शन में आप बहुत सारी सेल करेंगे, बहुत सारी परचेज करेंगे, है ना, और बहुत सारे एक्सपेंसेस पे करेंगे। अब मैचिंग जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहती है कि जिस साल के आपकी रेवेन्यू हो या सेल, रेवेन्यू को हम सेल भी बोलते हैं, जिस साल की रेवेन्यू है उसमें से हम अपना प्रॉफिट निकालने के लिए उस साल के एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, है ना। जैसे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल इस साल मैं बहुत सारी सेल करने वाला हूँ, है ना। अब सेल की है और उसके बाद मैं बहुत सारे एक्सपेंसेस करने वाला हूँ। बेटा अब वही एक्यूरल कॉन्सेप्ट याद कीजिए जब मैंने बताया था, चाहे इस साल मैंने कैश में एक्सपेंस पे किए हैं चाहे नहीं पे किए, वो सारे मैं कंसीडर करूँगा अपना करेक्ट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, है ना। इस साल की रेवेन्यू में से मेरे को इस साल के सारे खर्चे माइनस करने हैं, चाहे वो कैश में पे किए हैं चाहे नहीं किए। यानी कि इस साल के रेवेन्यू में से बेटा इस साल का प्रॉफिट निकालना है अपने, तो इस साल के प्रॉफिट को निकालने के लिए आप इसी साल के सारे खर्चे माइनस करेंगे ना, चाहे वो कैश में पे किए हैं चाहे नहीं पे किए। तो इस साल के रेवेन्यू के साथ मैं क्या मैच कर रहा हूँ, इस साल के एक्सपेंसेस, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा बुक में से भी पढ़ लीजिए। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने एक फाइनेंशियल ईयर ले लिया, एक अकाउंटिंग पीरियड ले लिया, उस साल के दौरान मैं क्या क्या ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ मैं उसको मैच करूँगा। An important objective of business is to determine the profit periodically. It is necessary to match the revenue of the period with the expenses of that period to determine the correct profit or loss for that accounting period. ठीक है, उस साल के रेवेन्यू के साथ उस साल के खर्चों को मैच करना बहुत ज़रूरी है ताकि उस साल का करेक्ट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जा सके। Profit earned by the business during the period can be correctly measured only when the revenue earned during the period is matched with the expenditure incurred to earn that revenue. ठीक है, क्योंकि अब जैसे मैंने 2010-11 लिखा था, उस साल में जो आपका रेवेन्यू था, जो सेल थी, उसमें से उस साल के खर्चे माइनस करेंगे ना, तो उनको मैच करना पड़ेगा आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। इट इज़ नॉट रेलिवेंट व्हेन द पेमेंट वाज मेड और रिसीव्ड। हमें ये नहीं देखना कि पैसे आए हैं या नहीं आए, हमने देख लिया कि उस साल का रेवेन्यू था इतना, वो हमें इतना है।
उस साल के खर्चे इतने हैं, चाहे वो पे किए हैं चाहे नहीं पे किए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देयरफॉर एज पर दिस कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटा बकाया। क्या होता है? बकाया। बकाया का मतलब जो अभी स्टिल यू हैव टू पे। जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में रेंट पर अपना काम कर रहे हैं, आप अभी जैसे मान लीजिए मई चल रहा है, इससे पहले अप्रैल गया, पर अभी आपने जो रेंट है ना वो मार्च तक का दिया है, अप्रैल का रेंट अभी आपने दिया ही नहीं है, तो अप्रैल के रेंट को हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। अभी वो देना बाकी है ना, है ना, चाहे अभी दिया नहीं है पर मैं उसको एक्सपेंस मान के चलूँगा। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड का मतलब जो एडवांस में पे कर दिया आपने। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप जियो यूज़ करते हैं या कोई भी आप सिम या कनेक्शन यूज़ करते हैं, आप जब उनका रिचार्ज करवाते हैं, आजकल तो यही ट्रेंड चला हुआ है कि 3 मंथ्स का, 2 मंथ्स का, 56 डेज़ का, 84 डेज़ का, है ना, आप रिचार्ज करवा लेते हैं 399 का या 444 का, है ना। तो उसमें क्या होता है, आप पैसे एडवांस में पे करते हैं, काम बाद में लेते हैं, तो उससे वो प्रीपेड बन जाता है ना, आपका प्रीपेड कनेक्शन है। वैसे ही आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी मई चल रहा है, मैंने मई का, जून का, जुलाई का रेंट भी एडवांस में दे रखा, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। एक्यूड इनकम। एक्यूड इनकम का मतलब जो कमा तो ली है पर मिली नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को रेंट पे जो है अपनी बिल्डिंग दे रखी है, आपका काम है बिल्डिंग रेंट पे देने का, तो क्या हुआ, अभी आपको मार्च का जो है रेंट मिला नहीं है, अप्रैल का भी मिला नहीं है, मई चल रहा है अभी, ठीक है, तो मार्च और अप्रैल का जो रेंट था वो आपके लिए कौन सी इनकम बन जाएगी? एक्यूड इनकम, क्योंकि अभी आपको मिला नहीं, कमा ली ना आपने, तो इसे हम कंसीडर करके चलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है अनअर्न्ड इनकम, यानी कि आपको एडवांस में रेंट अगले ने दे रखा है जून तक का, अभी अप्रैल हो गया है, तो मई और जून का जो रेंट होगा वो अनअर्न्ड इनकम हो गया ना। अभी आपने कमाया नहीं है, अभी आपने जब उसको सर्विसेज ही नहीं दिया, अभी उसने यूज़ ही नहीं किया 2 मंथ्स का, पहले ही आपको दे दिया उसने, तो आपकी अनअर्न्ड इनकम है। ऐसी इनकम है जो मिल तो गई है पर अभी कमाई नहीं है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की जो ट्रीटमेंट है सब हम करके चलेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल के अंदर। इन ब्रीफ, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, expenses for an accounting period are matched against related revenues rather than cash received and cash paid। चाहे कैश मिला है चाहे नहीं मिला, चाहे कैश पे किया है चाहे नहीं कैश किया, हमें से कोई मतलब नहीं है। The concept should be followed while preparing the financial statements to have a truth and fair view of the profitability and the financial position of the business। तो आपको हमेशा से इसको ध्यान रखना है ताकि आप एग्जैक्ट जो है अपनी ट्रू पिक्चर बिजनेस की शो कर सकें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया एक हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसमें फिक्स एसेट आप जिस प्राइस पे परचेज करते हैं उसी को आप अपना आधार मान के अगले वाले सालों में उसका ट्रीटमेंट करते रहेंगे। और मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये था कि जिस साल की रेवेन्यू है उससे उस साल के खर्चे मैच करने हैं, चाहे खर्चे पे किए हैं चाहे नहीं पे किए, या चाहे इनकम मिली है चाहे नहीं मिली, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये थे 2 और प्रिंसिपल आपके अकाउंटिंग के, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? पहचान। यानी कि आप अपने अकाउंटिंग के अंदर कब पहचान कर लेंगे या कब मान लेंगे कि आपकी सेल हो गई, आपका रेवेन्यू जनरेट हो गया, कब मानेंगे आप? तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको ये बोलती है कि आप उस केस में, जैसे मान लीजिए आपने कोई किसी को गुड्स सेल की है ना, तो जब आप उस गुड्स का जो ओनरशिप है सामने वाले पर्सन को ट्रांसफ़र कर देंगे कि अब इसका मालिकाना जो हक है ना, जो इसकी ओनरशिप है वो आपको सामने वाले को ट्रांसफ़र कर दी, चाहे कैश मिला चाहे नहीं मिला, हम मान लेंगे हमारी सेल हो गई, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered to and the obligation to receive the amount has been established। यानी कि आपने किसी को माल बेच दिया है और सामने वाला जो है लीगली बाउंड हो गया आपको पैसे देने का, तो हम बोलेंगे कि हमारी सेल हो गई। इट इज़ टू बी नोटेड दैट
रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड रिसिप्ट ऑफ एन अमाउंट आर टू सेपरेट एस्पेक्ट। भैया सेल हो जाना और पैसे मिल जाना दो अलग अलग चीज़ें हैं, हमेशा याद रखना, क्योंकि हम अक्यूरल कॉन्सेप्ट की तरफ भी जाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टू अंडरस्टैंड इट। एन एंटरप्राइज सेल्स गुड्स इन February 2013। एक बिजनेस ने Feb 2013 में गुड्स सेल कर दी एंड रिसीव द अमाउंट इन अप्रैल। अब पैसे कब मिले हैं? अप्रैल 2000 में। बेच कब दिया था? फरवरी में। रेवेन्यू ऑफ दिस सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द February 2013। अब 2013 को ही हमारी सेल मान ली जाएगी। ऐसा नहीं कि पैसे तो मिले हैं अप्रैल में, जाके बेचा था फरवरी में, तो फरवरी में ही हमारी जो सेल मान ली जाएगी। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड इट इज सो बिकॉज लीगल ऑब्लिगेशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अपॉन सेल इन February। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। सपोज क्योंकि यहाँ पर जो था बेटा, हमारा जो जिस पर्सन को आपने गुड सेल किया था वो लीगली बाउंड हो गया था आपको उस दिन में पैसे देने के लिए। तो हम मान लीजिए सेल हो गई हमारी, है ना। पैसे चाहे आपके अप्रैल में आया, फरवरी में ही हमारी सेल मानी जाएगी। वो हमने पहचान कर ली फरवरी में ही कि हमारी सेल है वो। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। सपोज एन एंटरप्राइज हैज़ रिसीव्ड एन एडवांस इन February 2013। 2013 में एडवांस मिल गया फॉर द सेल टू बी मेड इन May। ठीक है, मई में कोई सेल करनी है आपने, उसको आप पहले फरवरी में एडवांस मिल गया। रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन May 2013। अब बेटा देखो, लीगली जब तक उसे माल ही नहीं दिया, उसे ऑनरशिप ही ट्रांसफ़र नहीं की, तो क्या फरवरी में, चाहे आपको फरवरी में एडवांस मिल गया, तो क्या आप अपनी फरवरी में सेल मान लेंगे? नहीं मान सकेंगे। आप सेल तभी मानेंगे जब उससे लीगली आपने ऑनरशिप दे दी माल की, उसे ट्रांसफ़र कर दिया, जो माल ट्रांसफ़र कर दिया, जो गुड्स थी वो ट्रांसफ़र कर दी। अब यहाँ पर रेवेन्यू मई में माना जाएगा, May 2013। अपॉन सेल्स हैव बीन मेड बिकॉज द लीगल ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन May 2013। क्योंकि अब आपका मालिकाना हक, आपको पैसे मिलने वाला जो हक है ना, वो मई में बनेगा जब आप उसे गुड्स ट्रांसफ़र कर देंगे। हालांकि यहाँ पर आपको एडवांस मिल चुका है, पर अभी आप लीगली जो है पैसे रिसीव करने के लिए जो है जो आप पैसे रिसीव करने के लिए अभी लायक नहीं बने हैं, क्योंकि अभी आपने गुड्स ही नहीं दी हैं उनको। ठीक है, तो ये था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, जो आपको ये बताता है कि हम कब मानेंगे कि हमारी सेल हो गई। और मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताया कि अब तब जब आप जो गुड्स हैं उसकी ओनरशिप सामने वाले पर्सन को ट्रांसफ़र कर दें, है ना। आपका जो सेल वाला जो एक्ट था वो कंप्लीट हो गया, है ना। आपने गुड्स दे दिया सामने वाले को, चाहे कैश मिला है चाहे नहीं मिला, हम अपनी सेल मान लेंगे। और चाहे आपको एडवांस में मिल गए पैसे, पर अभी गुड्स आप लेटर ऑन किसी डेट पे ट्रांसफ़र करेंगे, ओनरशिप जिस डेट पे ओनरशिप ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उस डेट को आपकी सेल मानी जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 और प्रिंसिपल बताए। अब बचे हुए प्रिंसिपल मैं लास्ट वीडियो में दे दूंगा और हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।